हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे 10 अगस्त का। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एंड मैं आपको कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ बच्चों को चिप्स एक्ट में डाउट था, तो वो डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। जो नेक्स्ट संडे है, एक तो आने वाला संडे है, उसके नेक्स्ट संडे आई एम गोइंग टू पिक अप ऑल योर डाउट्स एंड वी आर गोइंग टू पिक द न्यूज एंड डिस्कस वन बाय वन, राइट। तो अगर आपको आज की न्यूज में या जो पिछली मैं लाइव न्यूज नहीं कर रही हूँ उसके अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज। अब यहाँ पे बात करेंगे हम डेवलप इंडिजीनियस वेब ब्राउजर ग्रैब कैश प्राइजेस। ठीक है, तो क्या इंडिजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडियन, खुद। ठीक है ना, जो कंट्री खुद बनाएगी, हम लोग खुद बनाएंगे, और अगर कोई बनाएगा तो उसको क्या मिलेंगे? कैश प्राइजेस मिलेगा, पैसा मिलेगा। कैश प्राइजेस अमाउंटिंग टू ₹3.4 करोड़ आर बीइंग प्रॉमिस्ड टू डेवलपर्स हु हेल्प क्रिएट एन इंडिजीनियस इंडियन वेब ब्राउजर फॉर द वर्ल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनाउंस ऑन वेडनेसडे, ये अनाउंस किया गया है। An important caveat is that browser ideas entered into this competition will have to trust the controller of certifying authorities, the Indian Government Authority for Digital Signature, including SSL, that is Security Sockets Layer Certificates. अब इसके अंदर बट एक चीज है जो फॉलो करनी होगी, वो क्या है कि जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है उसको वो ट्रस्ट करता हो। ठीक है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी है फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स, जो डिजिटल ऑनलाइन सिग्नेचर्स होते हैं ना, उसको ट्रस्ट करे वो। एंड प्लस एसएसएल, इंक्लूडिंग एसएसएल, दैट इज सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर। तो वेबसाइट को एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है तो इट मींस इट इज सेफ। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ठीक है, अगर ये इंडियन भी है, इंडियन एसएसएल है, तो ठीक है, ये सही है। तो कई ब्राउजर जो है वो इंडियन एसएसएल को एक्सेप्ट नहीं करते आज की डेट में, बट जो इंडियन वाला हो वो एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कैश प्राइजेस अमाउंटिंग टू ₹3.4 करोड़ टू डेवलपर्स। मैं थोड़ा इसको पतला कर लूँ, बहुत ही मोटा है। टू डेवलपर्स हु हेल्प क्रिएट एन इंडिजिनस इंडियन वेब ब्राउजर फॉर द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे किसने बोला है फॉर द वर्ल्ड? मतलब ब्राउजर इंडियन होना चाहिए पर वर्ल्ड यूज कर, पूरा वर्ल्ड यूज कर सकता है। कितने का पैसा मिलेगा? ₹3.4 करोड़। ये किसने अनाउंस किया? कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कैवियट मतलब रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। दो रिक्वायरमेंट्स है। एक रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? ब्राउजर आइडियाज एंटर इन द ब्राउजर आइडियाज have to trust the controller of certifying authorities। ठीक है ना, जो डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट करने होंगे। जो कौन इशू कर रहा है? सर्टिफाइंग कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है? इट इज एन अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी for digital signatures including SSL, that is security sockets layer certificates। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट लिखना है, सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बी पॉइंट जो था वो ये इंडियन अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स इंक्लूडिंग बी एसएसएल सर्टिफिकेट्स भी वो ट्रस्ट करे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अब ये क्यों चाहिए हमें भाई? एसएसएल सर्टिफिकेट्स आर यूज्ड टू इनक्रिप्ट वेबसाइट्स एंड टू मेक श्योर दैट ब्राउजर्स नो दैट अ वेबसाइट इज नॉट मॉडिफाइड और इम्पर्सनेटेड बाय अटैकर्स। ब्राउजर्स नो टू ट्रस्ट दी सर्टिफिकेट्स। मतलब ये क्या होती है? दीज आर ट्रस्टेड। एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि ये आर यूज्ड टू इनक्रिप्ट वेबसाइट्स, सिक्योरिटी के लिए होती है। ठीक है ना। और ट्रस्ट सर्टिफिकेट है ये, ट्रस्ट दीज वेबसाइट्स, वी कैन ट्रस्ट दीज वेबसाइट्स। ठीक है।
अब यहाँ पे इफ दे आर इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट इज इन टर्न ट्रस्टेड बाय अ रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं इफ दे आर इशूड बाय अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी that is in turn trusted by a root certifying authority, ठीक है। अब ये कहने की क्या कोशिश है, एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है वो वेबसाइट्स को मिलता है कि भाई ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसका हमें पता है कि इसका ओनर कौन है, ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, इस पर आप मनी की भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वो सर्टिफिकेट कौन देता है, वो इशू करती है एक अथॉरिटी, वो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी देते हैं जो इंटर्न इस अथॉरिटी, मान लो एबीसी अथॉरिटी है, एबीसी अथॉरिटी को एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी है, वो ट्रस्ट करती है। मान लो लॉगिरी को दे दिया उन्होंने, एजुगिरी को दे दिया कि तुम सर्टिफिकेट करो, तो एक जो मेन अथॉरिटी है इंडिया की, वो मुझे बोलेगी कि हाँ भाई हम इसको ट्रस्ट करते हैं, अगर एजुगिरी किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो मतलब वो सही है, ठीक है, ऐसे। तो ये है, इंडिया डज नॉट हैव अ रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ट्रस्टेड बाय मेजर ब्राउजर्स सच एज गूगल, क्रोम, मोज़रेला, फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। अब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है इंडिया, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम लिखेंगे, ये हमारा पॉइंट बना 1 2, ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंटर बनाइए, और अब फोर्थ पॉइंटर क्या है, प्रॉब्लम। यहाँ से क्या पता चलती है हमें, इशू क्या है। इंडिया डज नॉट हैव अ इंडिया does not have a root certifying authority trusted by major browsers like Google, Chrome, ठीक है, Mozilla, Firefox, Mozilla not Mozzarella, please, Firefox एक्सेट्रा। तो हमारे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, हमारी जो रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो एजुगिरी को बोलेगी कि हाँ अगर एजुगिरी दे रहा है वो सही है, हमारी रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। दिस इज लेड टू अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट ऑपरेट्स अ रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट इज लीगली वैलिड अंडर इंडियन लॉ। द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट अप इन 2000 अंडर द सीसीए, बट द सर्टिफिकेट इशूड अंडर दिस प्रीव्यू आर लार्जली नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय वेब ब्राउजर्स। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इंडिया, ये हम लिखेंगे और फिर इसको एक बार पढ़ेंगे, इंडिया has a root certifying authority। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इंडिया हैज रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, लीगली वैलिड अंडर इंडियन लॉ, दैट इज द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी of India set up in 2000 under CCA, that is controlled under CCA, ठीक है। अब यहाँ पे हमने CCA लिखा हुआ है, CCA कहाँ पे लिखा हमने, ये, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि CCA ये फुल फॉर्म है, ताकि हमें यहाँ पर CCA नहीं लिखना पड़े, अंडर CCA, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बार दोबारा समझा रही, तो क्या है, रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंडिया में है, इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है। रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है, अगर वो एजुगी को बोलते हैं कि भैया अगर तुम किसी को SSL देते हो तो हम तुम पर भरोसा करते हैं, ठीक है। बट जो ब्राउजर्स हैं, गूगल तो इस पर भरोसा ही नहीं करता, तो गूगल अगर इस पर भरोसा नहीं करता तो वो इस पर नहीं करता, और अल्टीमेटली जिसने इसका सर्टिफिकेट, इससे सर्टिफिकेट लिया है, जो इससे ले रही है, वो उस पर भी नहीं करता। तो मतलब इंडियन वाले को ये ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिया की कोई वैल्यू नहीं रख रहे, तो इंडिया कह रहे हैं हम अपना ब्राउजर लेकर आएंगे तभी, ठीक है। प्राइवेट वेबसाइट्स टू एंड लीडिंग इंडियन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वेबसाइट टू परचेज SSL सर्टिफिकेट फ्रॉम फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, लीडिंग गवर्नमेंट एंड इंडियन websites, Indian and government and private websites, leading Indian government and private websites to purchase SSL certificates from foreign certifying authority.
One CCA approved organization, the National Informatics Center, which hosts and maintains several union and state government websites, has had a contentious history as far as being trusted by browsers goes. In July 2014, operating systems such as Windows and web browser development for Google Chrome and Firefox stopped trusting India CCA in their root store, a repository of trusted root certifying authority, after the NCA appeared to issue fraudulent certificates to website. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं NIC के साथ जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है, ठीक है, यहाँ पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स, ये मैंने को पता है बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में लिखा है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC hosts and maintains several union and state websites. ठीक है ना, इनको भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो. अब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, इसको समझ लेते हैं. इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री? इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है. कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है ना. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसने बोला है लोगों को, डेवलपर्स को, कि आप अपना इंडियन ब्राउजर बनाइए जो हमारे SSL सर्टिफिकेट्स को रिकॉग्नाइज करता हो, क्योंकि जो फॉरेन ब्राउजर्स हैं जैसे कि गूगल, फायरफॉक्स, ये नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें फॉरेन एजेंसी से सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ते हैं. वो हम क्यों करें? हम इंडियन क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते? ये प्रॉब्लम है और ये सारे हमने नोट्स बनाए. इसमें से क्वेश्चन आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेनेसडे कैरिड आउट अनदर ऑर्बिट रिडक्शन मैनूवर. चंद्रयान जो है वो मून के क्लोज आई जा रहा है. चंद्रयान 3 जो है मून मिशन है, आपको पता नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है. तो पास लेकर जा रहे हैं. ये जो मैनूवर है ये कौन करता है? इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो कि बेंगलुरु में. ये मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है. तो ये हो रहा है, पास में जा रहा है. अल्टीमेटली जो होगा क्या होगा अभी नोट मत करिए, क्योंकि जब होगा तब लिखेंगे. तो प्रोपल्शन मॉड्यूल विल सेपरेट फ्रॉम द लैंडर व्हाइल इन ऑर्बिट. फॉलोइंग दैट अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग मैनूवर्स विल बी एग्जीक्यूटिव. देखिए यहाँ पर एक लैंडर है, एक रोवर है, ठीक है ना. जो लैंडर है वो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में हेल्प करेगा, और जो रोवर है वो अल्टीमेटली इधर उधर घूमेगा मून के ऊपर और वहां से चीजें इकट्ठी करेगा जिसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे एक नई चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है वो हम लिख लेते हैं. दैट इज इंडो जापानीज, दैट इज इंडो जापानीज, दैट इज इंडो जापानीज, इंडो जापानीज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है ना. अब ये क्या है? इन्फेसेज टू एक्सप्लोर द, क्यों है, क्या है ये? दिस इज इन्फेसेज टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ द मून, और इन साइंटिफिक terms the side that is perpetually facing away from Earth, ठीक है. अब क्या है? इंडो जापानीज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है. कि जापानीज, क्या पता चल रहा है इससे? हमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि इंडिया और जापान इकट्ठे एक्सप्लोर करना चाहते हैं. किसको? मून को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है. पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन करना चाहते हैं, जिसके अंदर कौन सी साइड स्टडी करेंगे मून की? जो फेसिंग अवे फ्रॉम अर्थ है. क्यों भाई, ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये? The main objective of the mission is to confirm. Main objective of the mission is to confirm the presence of water in polar regions of the moon, ठीक है ना. ये कंफर्म करने के लिए कि जो पोलर रीजन्स ऑफ मून है, क्या वहां पर पानी है या नहीं. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन. द मिशन में बी लॉन्च इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो मिशन में बी लॉन्च इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है. इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स द मिशन विल बी लॉन्च. तो ये हमें पता होना चाहिए इंडो जापानीज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन क्या है. क्या ढूंढने जा रहे हैं? पानी है या नहीं, ये ढूंढने जा रहे हैं. कुछ सालों में होगा. बाकी सारा नोट करने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने करवाया वही करिए.
चेंज स्टेट्स नेम टू करेलम, असेंबली रेजोल्यूशन अर्जेस सेंटर। केरला असेंबली ने क्या कहा है कि पास द रेजोल्यूशन अर्जिंग सेंटर टू ऑफिशियली चेंज द नेम ऑफ स्टेट फ्रॉम केरला टू केरलम। ठीक है, ये लिखेंगे केरला असेंबली, केरला असेंबली यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, केरला असेंबली, केरला असेंबली passed a resolution urging center to officially change the name of the state Kerala to Kerelam। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सेंटर के पास पावर है टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। करेलम, केरला से करेलम, बट वाई करेलम क्यों, करेला क्यों नहीं? क्योंकि केरलम इज एक्सेप्टेड एंड कॉमन यूसेज इन मलयालम। ठीक है, द स्टेट इज जनरली ऑफर्ड टू एज केरला इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, स्पेशली दोज इन इंग्लिश। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज द नेम ऑफ स्टेट एज केरला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाई, क्यों करेलम, क्यों करेलम is the accepted and common usage in Malayalam। ठीक है, now the name of our state is Kerelam in Malayalam language। Kerelam is the accepted, इसकी जगह से name of the state is, ये लिख लेते हैं, name ये ज़्यादा relevant है। name of the state is Kerelam in Malayalam language। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ और चीजें बताइए। स्टेट्स वर फॉर्म बेस्ड ऑन लैंग्वेज ऑन November 1, 1956। केरला डे इज ऑल्सो ऑन November 1। स्टेट्स वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज ऑन 1st November 1956। 1st November इज इक्वल टू केरला डे। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाई गई थी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग केरलम, मलयालम में केरलम होता है तो केरलम नाम देना चाहिए। ठीक है, द नीड टू यूनाइट केरला ऑफ मलयालम फ्री कम्युनिटीज हैज बीन स्ट्रांगली एविडेंट सिंस द टाइम ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। हाउएवर द नेम ऑफ आवर स्टेट इज लिस्टेड एज केरला इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द असेंबली यूनानिमसली रिक्वेस्ट यूनियन गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू अमेंड केरलम अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किससे डील करता है? आर्टिकल 3 deals with formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states। तो आर्टिकल 3 क्या करता है? आर्टिकल 3 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए, ठीक है, ऑल्टरेशन, एरिया ऑल्टर करना है, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। ठीक है, तो व्हाट इज इंडिया? तो इंडिया जो एक्रोनिम है वो यूज करे जा रहा है फॉर द अलायंस दैट द पार्टीज हैव क्रिएटेड। वेरियस पार्टीज हैव कम टुगेदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन पावर एंड दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू फाइट द इलेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने उस ग्रुप को, उस अलायंस को नाम दिया है इंडिया। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो इंडिया है उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। राइट, तो ये है, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिया। राइट, तो ये आपको दिमाग में रखनी है कि ये क्या है? अलायंस है। दिस इज अ पॉलिटिकल अलायंस फाइटिंग द इलेक्शंस, 2024 इलेक्शंस टुगेदर। पॉलिटिकल अलायंस है अभी ये। ठीक है, जितनी भी ऑपोजिशन, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो एक साथ आ रही हैं और अपना एक ग्रुप बना रही हैं, उसको नाम इन्होंने क्या दिया? इंडिया। What is the meaning of rattling? Quick और fast, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फिर आएंगे दोबारा से। Marking a sudden and sharp shift in India's foreign trade policy, the Commerce and Industry Minister on August 3 notified restrictions on import of laptops, tablets, servers, making it compulsory for importers to secure a license। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, रेपिटेशन है, बट एक बार लिख लेते हैं बेसिक सा। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले, अगर नोट किया हुआ है तो दोबारा मत करिए। क्या कर दिया है, इंडियन अंडर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी it is compulsory for importers to secure a license। ठीक है ना, लाइसेंस सिक्योर करना क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। तो अभी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि जो बाहर से लैपटॉप्स आते हैं उनको मंगवाना मुश्किल हो जाएगा या उनके ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे, कुछ ऐसा सा है। लाइसेंस जब तक नहीं मिलता है तब तक इंपोर्टर्स जो हैं, जो मंगवा रहे हैं बाहर से लैपटॉप, वो नहीं मंगवा पाएंगे, राइट। तो द कर्व्स वर किक इन विद इमीडिएट इफेक्ट, रैटलिंग द इंटायर सप्लाई चेन। रैटलिंग मतलब बहुत मतलब इफेक्ट करा पूरे बहुत क्विकली इंटायर सप्लाई चेन को इफेक्ट किया। जो शिपमेंट्स इन ट्रांजिट है, मतलब जो आ रही हैं शिपमेंट्स, उनको भी इफेक्ट किया। इग्नाइटिंग फियर क्रिएट किया ऑफ शॉर्टेज एंड प्राइस सर्जेस, इंक्रीज इन प्राइस। सर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। सर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। स्पेशली हेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन, तो ये सारे बता रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अब रीजन, द गवर्नमेंट सॉट टू सजेस्ट दिस वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंपोर्टेड डिवाइसेस कुड बी यूज्ड फॉर सर्विलेंस। अब यहाँ पे ये रीजन हमने पहले नहीं लिखा है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रीजन लिख लेते हैं। तो रीजन क्या बताया जा रहा है, गवर्नमेंट सॉट टू suggest this was primarily driven by security concerns. और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या थे, imported devices could be used for सर्विलेंस, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि सर्विलेंस इंडिया के अंदर, इंडिया का जो डाटा है, जस्ट एज मोबाइल फोन्स कुड हैव स्पाईवेयर मतलब इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम जो है ये सर्विलेंस ना हो, इसकी वजह से हम ये लाइसेंस वाला चीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बहुत जल्दी जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अब लैपटॉप इंपोर्ट करने के लिए जो बाहर से ही लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके लिए लाइसेंस होना जो है वो कंपलसरी कर दिया है। रीजन क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, सर्विलेंस ना हो रही हो, कोई हमारा डाटा चोरी ना कर रहा हो उन लैपटॉप्स के थ्रू जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द जेधा कॉन्फ्रेंस ऑन द यूक्रेन वॉर, इसके बारे में भी हमने पहले बात करी थी, बट अब यहाँ पे अपडेट्स हैं कि कॉन्फ्रेंस हो गई है, तो लिख लेते हैं जेधा। एक मिनट, थोड़ा सा पतला करने दो मुझे और फिर राइटिंग सही आएगी। जेधा कॉन्फ्रेंस ऑन द यूक्रेन वॉर, ठीक है ना। तो जेधा कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन वॉर, ये हमें पता है कि हुई है, यस वी नो दिस कि ये हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर द फर्स्ट पॉइंट इज द जेधा कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन वॉर इन विच 42 नेशंस पार्टिसिपेटेड। 42 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, नेशंस पार्टिसिपेटेड, ठीक है। क्या बात करनी थी इसमें, रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में कि यार इसको बंद करवाओ, राइट, बहुत देर हो गई है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एफर्ट बाय द वर्ल्ड इन फाइंडिंग अ वे टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट, सीरियस एफर्ट्स to find a way to end the conflict, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए मेथड्स। दिस वॉज नॉट अ टिपिकल पीस कॉन्फ्रेंस, रशिया वॉज नॉट इन्वाइटेड एंड द मेन गोल ऑफ यूक्रेन इट्स वेस्टर्न पार्टनर वॉज टू बिल्ड कंसेंसस अमंग मेजर पावर स्पेशली इन ग्लोबल साउथ ऑन वर्किंग टुवर्ड्स अ फेयर एंड ड्यूरेबल पीस, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि रशिया वॉज नॉट इन्वाइटेड, तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बहुत लिखवाया था, रशिया वॉज नॉट इन्वाइटेड, ठीक है। रशिया नहीं इन्वाइट किया गया था, तो मेन एम क्या था, क्यों करी गई ये कॉन्फ्रेंस, रशिया वॉज नॉट इन्वाइटेड। द मेन एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू बिल्ड कंसेंसस अमंग ग्लोबल साउथ। तो व्हाट इज ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ किसको बोल देते हैं, ठीक है। ग्लोबल साउथ कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है,
एशियन कंट्रीज हो गई, इनको ग्लोबल साउथ बोल देते हैं, तो उनको बिठा करके समझाना कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, आफ्टर द टॉक्स डिप्लोमेट सेड देयर वाज ब्रॉड एक्सेप्टेंस अबाउट रिस्पेक्टिंग सेंट्रल पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सच एज यूक्रेन सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि यूक्रेन की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो भी उसके अंडर टेरिटरी है वो जो है वो उसी की है, एंड देयर वाज एग्रीमेंट टू मीट अगेन। चाइना हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस इन जून। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाइना स्टेड अवे फ्रॉम कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस इन जून 2023। ठीक है ना, विच वॉज अ प्रीकर्सर मतलब जो पहले होता है, पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर। ठीक है ना, प्रीकर्सर ये क्या था, हम यहाँ पे लिख लेंगे कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस क्या था, व्हाट वाज कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस वाज अ प्रीकर्सर, क्या था, प्रीकर्सर, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस वाज अ प्रीकर्सर टू द जेधा टॉक्स, प्रीकर्सर which happens first, precursor to जेदा टॉक्स, मतलब पहले हुई जो टॉक्स वो यहाँ पर हुई थी और चाइना नहीं आया था। चाइना इतना इंपॉर्टेंट क्यों, वाई इज चाइना सो इंपॉर्टेंट, चाइना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज चाइना जो है वो रशिया के साथ कहीं ना कहीं खड़ा है, तो चाइना से बात करनी जरूरी है, और इंडिया को भी रशिया का पास का मान जाता है, तो इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि वो रशिया को समझा सकते हैं। बट विद चाइनाज पार्टिसिपेशन दिस टाइम अलॉन्ग विद इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ऑल कंट्रीज दैट मेंटेन गुड टाइज विद रशिया डिस्पाइट द वॉर, ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस हैव गेन्ड much more seriousness. China in February had issued a paper on the war calling for a political settlement where it said sovereignty, independence. तो चाइना ने अपना पेपर इशू किया था जिसके अंदर वो बात कर रहा था। तो यहाँ पर अब ये कंट्रीज जो है ये बात करें कि क्या करा जाए, what should be done to end the conflict between Russia and यूक्रेन। तो कहां पर हुई ये कॉन्फ्रेंस, जेधा में हुई, राइट। उसके बाद आगे हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे 18 months after the war began, it is now evident that it has no military solution. Russia has made some advances in last year's humiliating retreat from Kherson and Kharkiv, but it is still far from meeting its objective. वो कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है बट इसका कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा ना, तो रशिया पूरा का मतलब यूक्रेन को बेसिकली ये नहीं है कि हाँ कैप्चर करके विन कर रहा है, या फिर ये नहीं है कि यूक्रेन के पास जो है वेपन्स बहुत सही आ गए हैं और वो रशिया के ऊपर मेजर अटैक्स कर पा रहे हैं। थोड़े बहुत मेजर अटैक्स हुए हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज ने वेपन्स प्रोवाइड करे, एडवांस वेस्टर्न वेपन्स प्रोवाइड करे गए हैं यूक्रेन को, बट इसका कुछ एंड दिख नहीं रहा। ठीक है ना, अब इसके अंदर वाइल यूक्रेन हैज शोन इट्स कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया एंड ड्रोन्स विद ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि रशिया के अंदर डीप जाकर यूक्रेन ने अटैक किए विद यूज ऑफ ड्रोन्स। मॉस्को कीप बॉम्बिंग यूक्रेन सिटीज एंड पोर्ट्स बट द स्टेलमैन डज नॉट पुश ईदर साइड टुवर्ड्स टॉक्स, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। पीस प्लान, रशिया हैज टू विड्रॉ फ्रॉम ऑल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज फॉर टॉक्स टू बिगिन। अब जेलेंस्की क्या कह रहे हैं, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, कि रशिया ने जितनी भी हमारी टेरिटरी टेक ओवर करी है उसको वापस देनी पड़ेगी अगर टॉक्स बिगिन करिए। रशिया डिमांड्स रिकॉग्निशन ऑफ द एनेक्स यूक्रेन टू द, रशिया क्या कह रहा है कि जो मैंने अनेक्स कर लिया, जो मैंने टेक ओवर कर लिया यूक्रेन का, वो मेरा है। ठीक है, तो ये तो यहां से तो बात ही नहीं स्टार्ट हो सकती। तो दैट इज व्हाई वर्ल्ड हैज कम टुगेदर, as many as 42 nations have come together to talk about कि क्या किया जाए। that is what is जेदा कॉन्फ्रेंस, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि जेदा कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी, क्या हुआ, मेजर चाइना ने पार्टिसिपेट किया, इससे पहले वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी वो मैंने आपको बता दिया है सारा। द डिसीजन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड क्लस्टर म्यूनिशंस, क्लस्टर म्यूनिशंस के बारे में हमने बहुत बात करी थी, बट अब बहुत टाइम हो गया कि हमने क्लस्टर म्यूनिशंस के बारे में नहीं बात करी है, राइट। तो सबसे पहले क्लस्टर म्यूनिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्लस्टर, देखिए क्लस्टर म्यूनिशंस, अगर जिन बच्चों ने भी जून जुलाई के सेशंस अटेंड करे हुए हैं उन्होंने ये नोट्स बनाए होंगे, तो आप लोग सुन लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है क्लस्टर म्यूनिशंस में, ये है क्या और ये न्यूज में क्यों आई है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड, ये पहले लिख लीजिए, मैं आपको सारा समझा दूंगी, सेंड क्लस्टर म्यूनिशंस टू यूक्रेन as part of a new military aid package to bolster Kyiv's war efforts against Russia। क्या, पावरफुल बनाने के लिए यूक्रेन को, यूक्रेन लड़ सके अगेंस्ट रशिया, राइट। क्लस्टर म्यूनिशंस और क्लस्टर बॉम्ब्स आर वेपन्स दैट रिलीज, अब यहाँ पे है क्या, ये लिख रहे हैं, क्लस्टर म्यूनिशंस और क्लस्टर म्यूनिशंस और क्लस्टर
bombs are weapons that release multiple explosive submunitions, also called bomblets into the air. ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली बॉम्ब्स, ये क्या है क्लस्टर म्यूनिशंस क्या है, ये एक ऐसे बॉम्ब है जो एक बॉम्ब में से मल्टीपल निकलते हैं। तो क्या इशू है भाई, अब ये जो मल्टीपल बॉम्ब्स हैं जो निकलते हैं, जो बॉम्बलेट्स हैं, ठीक है ना, ये बड़ा बॉम्ब है जिसको क्लस्टर बॉम्ब बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्लस्टर बॉम्ब में से ये बॉम्बलेट्स निकल रही हैं, ठीक है। अब ये जो बॉम्बलेट्स हैं कुछ तो तभी फट जाती है, एक्सप्लोड कर जाती हैं एज सून एज दे हिट द ग्राउंड, बट कुछ जो होती हैं वो साइलेंटली बैठ जाती हैं और बहुत देर बाद एक्सप्लोड करती हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे पढ़ेंगे, these submunitions, these bomblets explode as soon as they hit the ground, killing people, ठीक है ना। many bomblets, अब प्रॉब्लम क्या है, many bomblets do not blow up instantly and remain dormant for years. डॉर्मेंट का मतलब साइलेंटली बैठे रहते हैं, ठीक है। डॉर्मेंट का मतलब साइलेंटली बैठे रहते हैं और कुछ सालों बाद में भी वो एक्सप्लोड करें, तो वो सिविलियंस को किल करेंगे। व्हाट इज सिविलियन पॉपुलेशन क्या होती है, व्हाट इज सिविलियन पॉपुलेशन जिनका आर्मी से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो कभी वो ब्लास्ट हो जाती है तो लोगों की डेथ हो जाती है फिर, ठीक है ना, किसी को पता ही नहीं कि भाई यहाँ पे बॉम्बलेट पड़ा है, ठीक है। तो cluster bombs have a notorious history. They were used in Second World War. Since then, cluster bombs have been used on multiple occasions, including by US in the wars in Vietnam, Afghanistan, Iraq. According to Cluster Munition Monitor, anywhere between 56,000 to 86,000 people have died in cluster munition affected countries since 1960. इतने लोग मरे हैं। समझ में आ रहा है ना कि बेसिकली एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब है और ये इसके बॉम्बलेट्स हैं, ठीक है। कुछ तो फट जाते हैं, ठीक है, मान लो ये वाले फट गए, ठीक है, बट ये वाला जो है जमीन में जाके बैठ गया और कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद जाके फटेगा और किसी को लेके मरेगा, ठीक है। तो ऐसा सा हो जाता है ये। Along with the increasing use, the international campaign against cluster bombs led to the civil society organizations such as Human Rights Watch also gather momentum. This resulted in an international treaty. इसके ऊपर एक international treaty भी हो रखी है, ठीक है। इसके ऊपर इंटरनेशनल क्लस्टर म्यूनिशंस के अंदर के लिए स्पेसिफिकली कि ये इतने डेंजरस है, इनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रीटी हो रखी है जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, दैट इज CCM, ठीक है। नाउ व्हाट इज CCM जो है, इट इज अ ट्रीटी, कन्वेंशन ऑन, इसको CCM बोलते हैं, इट इज अ ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी। क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, ठीक है, विच वॉज इनैक्टेड इन 2008. The enactment of CCM has been major step in eradicating cluster bombs. However, the treaty is not universal. 112 countries have acceded to CCM, including many NATO members such as Canada, Germany, France and the United Nations. ठीक है ना, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। नॉट यूनिवर्सल, ट्रीटी इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है ना। और 112 कंट्रीज ने असीड किया, मतलब कह रहे हैं कि हाँ हम मानेंगे, असीडेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बट इंपॉर्टेंट कंट्रीज सच एज US, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया हैव नॉट साइन द CCM। अच्छा, ये वाली कंट्रीज हैव साइन, तो लिख लेते हैं कंट्रीज दैट हैव साइन द अग्रीमेंट। हमने वैसे ये पहले भी पढ़ा हुआ है, आई रिमेंबर, तो जिसने पहले पढ़ा हुआ है वो कृपया दोबारा से अपने नोट्स में ऐड नहीं करे, क्योंकि ये सेम ही मेरे ख्याल से एडिटोरियल है जो इन्होंने उठाकर दोबारा डाल दिया। कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस एंड UK have signed
नॉट साइंड, नॉट साइंड में सबसे पहले इंडिया का नाम लिखेंगे क्योंकि हमारा देश है। यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, इन्होंने नहीं साइन किया है, ठीक है ना। ये तो कहते हैं कि हम यूज करेंगे। तो बेसिकली सीसीएम क्या करता है, सीसीएम क्या कहता है, सीसीएम बैन्स, जो वो ट्रीटी है, बैन्स द यूज, प्रोडक्शन, बनाना ही नहीं है, यूज भी नहीं करना, स्टॉक पाइलिंग मतलब स्टॉक नहीं करना, ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स, ठीक है ना। किसी कंट्री को ट्रांसफर भी नहीं करना या वैसे भी लेके मूवमेंट ही होनी चाहिए। द कन्वेंशन फर्दर ऑब्लिगेट्स कंट्रीज टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स, ठीक है ना, ऑब्लिगेट्स कंट्रीज टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल। जो भी आपके पास क्लस्टर म्यूटेशंस पड़े हैं, ठीक है, म्यूनिशंस पड़े हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दो। कंट्रीज आर ऑल्सो लीगल बाउंड टू डेवलप अ विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन टू क्लस्टर बॉम्ब विक्टिम्स इन देयर जुरिसडिक्शन। इतना ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, एन एसेंशियल कैनन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट द यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी डिस्क्रिमिनेट, दैट इज द फोर्स शुड बी टारगेट स्पेसिफिक। अब यहाँ पे वॉर जब चल रही होती है या इंटरनेशनल लॉ में कहा जाता है कि आप आर्मी, आप मिलिट्री को टारगेट करिए, ना कि सिविलियंस को। हुआ सिविलियंस हु आर नॉट रिलेटेड टू द मिलिट्री, आप उनको मत टारगेट करिए। CIL norm is codified under Article 51, Clause 4 of Additional Protocol 1 to 1949 Geneva Convention, to which both Russia and Ukraine are parties. Given the nature of cluster bombs, their usage is a classic example of indiscriminate use of force. वो कह रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक है। अब यूएसए से पूछा गया कि भैया तुम क्यों दे रहे हो यूक्रेन को, यूक्रेन यूएसए कह रहा है कि रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन में यूज कर रहा है, तो यूक्रेन को क्यों ना रशिया में यूज करे, ठीक है। तो ये बात है। एंड ऑल्सो ऑल द क्लैट स्टूडेंट्स, यू नीड टू मेक एन एक्स्ट्रा पॉइंटर। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट नीड्स टू बी नोटेड डाउन। दिस मैं इसको रेड से हाईलाइट कर रही हूँ। ये वाला पार्ट जो है, क्लैट वाले बच्चे नोट कर लीजिए यहाँ से कि ये जो है कोडिफाई हो रखा है। CIL जो हमने ये पढ़ा है, ये CIL, ठीक है, दिस इज CIL इज कोडिफाइड, ठीक है ना। CIL is customary in this regard, a fundamental customary international law norm applicable to armed conflicts is। एक मिनट, ये अलग है, जस्ट अ सेकेंड, ये हम अलग से पढ़ेंगे, नॉट CIL। एक मिनट रुको, ये दोबारा से करना पड़ेगा, हमें ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। इंटरनेशनल लॉ एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैज ऑलवेज ड्रॉन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्बैटेंट्स एंड सिविलियन पॉपुलेशंस एंड बिटवीन सिविलियन ऑब्जेक्ट्स एंड मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स। In this regard, a fundamental customary international law norm applicable to armed conflicts is the prohibition of indiscriminate acts, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम CIL पढ़ रहे हैं। What is CIL? CIL is customary इंटरनेशनल लॉ। कस्टम क्या होता है? कस्टम इज विच इज फॉलोड, ठीक है ना, जो बहुत देर से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, और जो अब रूल ही बन गया है एक तरह से, क्योंकि इतना ज्यादा हर किसी ने उसको फॉलो कर लिया, दैट इट इज अ रूल नाउ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज CIL। अब CIL क्या कहता है, वन ऑफ दिस क्या कहता है कि conflict, armed conflict, international law on armed conflict has always drawn a distinction between combats in civilian populations and between civilian objects and military objects, ठीक है। नॉर्म एप्लीकेबल टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रोहिबिशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्ट्स, ठीक है ना। ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ ऑन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैज ऑलवेज ड्रॉन डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियंस, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बोला है, इन नो प्रोहिबिशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स, प्रोहिबिशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स। अब यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट किसको बोल रहे हैं? इस इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स के, अभी वॉर चल रही है, कभी तो खत्म होगी ना, तो सिविलियन पॉपुलेशन को क्यों देना पड़े, क्यों मरे? इन अदर वर्ड्स, एन एसेंशियल कैनन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट द यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी डिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, मतलब जितना जरूरी है उतना हो, ठीक है। CIL जो है कोडिफाइड है, मतलब लॉ है ये, कोडिफाइड अंडर आर्टिकल 51 क्लॉज 4, नॉट 15, ऑफ Additional Protocol 1 to the 1949 Geneva Conventions, to which Russia and Ukraine are a party.
टू विच रशिया एंड यूक्रेन आर अ पार्टी। तो वो कह रहे हैं कि इवन दो उन्होंने जो म्यूनिशंस वाला पर्टिकुलर कन्वेंशन है वो नहीं साइन किया है, बट ये तो इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है, ये तो प्रोहिबिटेड है, ये तो कोडिफाइड भी हो रखा है CIL, तो ये नहीं यूज करना चाहिए इनको, राइट। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग द ऑर्डर। यहाँ पे द वर्ल्ड्स क्वेस्ट टू डीकार्बनाइज इटसेल्फ इज गाइडेड अमंग अदर थिंग बाय UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। तो UN के नॉट US, UN क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने क्या लेकर आया? यूनाइटेड नेशंस SDGs लेकर आया, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? इन्होंने गोल सेट कर दिए अपने मेंबर नेशंस के लिए कि आप हर एरिया के अंदर ये अचीव करने की कोशिश करें। कब तक अचीव करना है? 2030 तक। अगर नहीं अचीव करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा? नहीं। बट एक तरह से सबके लिए गोल सेट कर रहे हैं, सब मिलकर उस पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं दूसरी कंट्री का करिए, हम कर सकते हैं या नहीं। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वन ऑफ द गोल्स इज डीकार्बनाइज, मतलब जो वर्ल्ड के अंदर कार्बन प्रोडक्शन हो रही है वो चाहे पेड़ उगाकर चाहे कुछ भी कर उसके एब्जॉर्प्शन का भी जो चीज़ है वो जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी जाए, राइट। तो वो क्या है? 7 है गोल नंबर, टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल सिंस द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स। वो कह रहे हैं कि क्या गोल है कि अफोर्डेबल, रिलायबल, कि मतलब जो जिसकी सप्लाई जो हो अच्छी लगातार आए, रिलायबल होनी चाहिए, कुछ गलत इफेक्ट ना हो, सस्टेनेबल एंड मोर मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशंस के रिसोर्सेज हम खत्म ना कर जाएं, ठीक है ना। रिसोर्सेज का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज हम ऐसा करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़कर जाएं, राइट। तो यहाँ पर ये बात करें, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, दैट इज SMRs। किसके बारे में बात करें? SMRs। नाउ व्हाट इज SMRs? SMR इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, द रीसेंट अपस्टिक इन कोल कंजम्पशन इन यूरोप डिस्पाइट द इंक्रीज इन सोलर एंड विंड पावर सजेस्ट दैट रिलायबल 24/7 लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज आर क्रिटिकल टू इंश्योर द डीप डीकार्बनाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन। अब यूरोप को कोल क्या है? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इसको बर्न किया जाता है, पोल्यूशन होता है, यस होता है। बट क्यों वापस कोल पे क्यों जा रहा है यूरोप ने तो कहा था कि भैया हम जाएंगे नहीं। क्यों जाना पड़ रहा है यूरोप को? क्योंकि देखिए एनर्जी सप्लाईज जो इनको रशिया से आ रही थी वो रुकी हैं, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या मतलब यूरोप में तो इतना विंड सोलर है तो क्या ये रिलायबल नहीं है? तो इसका मतलब हमें कुछ तो रिलायबल चाहिए, और रिलायबल क्या हो सकता है? रिलायबल वो कह रहे हैं हो सकता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो लिखेंगे इसको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। क्या लिखेंगे? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर इज अ टाइप ऑफ, व्हाट इज इट? अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाट इज इट? अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं, सुजेस्ट करें कि ये इंडिया के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया में भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मिला भी है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि ईवीज में यूज होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है। निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल्स रिक्वायर्ड फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज लाइकली टू इंक्रीज। वो कह रहे हैं इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन कौन सी है? जो पॉल्यूशन नहीं करते, नो पॉल्यूशन, बट उसके लिए हमें ये रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? SMRs आर डिजाइन विद अ स्मॉलर कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी, द लाइकलीहुड दैट एन एक्सीडेंट विल डैमेज द न्यूक्लियर फ्यूल एंड सोर्स टर्म अ मेजर ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन कंपेयर टू कन्वेंशन NPPs। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो स्मॉल रिएक्टर्स है ना वो इतने डेंजरस नहीं होते हैं। NPP क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, वो क्या है? सेकेंड पॉइंट हमारा है SMRs are designed with a small core damage frequency, जिसका मतलब क्या है? likelihood that an accident will damage the nuclear
fuel. A design with small core damage frequency, the likelihood that an accident will damage the nuclear fuel and source term. ये मतलब इसमें एक्सीडेंट होने के और इसमें कंटेमिनेशन, देखिए न्यूक्लियर क्यों बुरा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव अगर बाहर निकल जाए तो बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है, बट इसके अंदर वो चांसेस बहुत ही कम है. दे ऑल्सो इंक्लूड इनहांस सेस्मिक आइसोलेशन फॉर सेफ्टी. SMR डिजाइन आर ऑल्सो सिंपलर दैन दोज ऑफ कन्वेंशनल NPPs. ठीक है ना, सिंपल डिजाइन है, पॉइंटर्स नोट कर लेते हैं बस. सिंपल डिजाइन है, ठीक है ना, सेफ है बड़े प्लांट से. एनपीपी से सेम है, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो बड़े प्लांट्स है उनसे सेफर है, सेफ दैन एनपीपीज, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट आई आर सेइंग कि सिंस एसएमआर आर डिजाइन टू ऑपरेट मोर देन 40 इयर्स, द अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डिजाइन टू ऑपरेट फॉर, डिजाइंड टू operate for more than 40 years. ठीक है ना, the figure is expected to drop rapidly after 2035 by cost of electricity is $60 to 90 per MWH. ठीक है, तो ये कॉस्ट भी इसकी कम हो जाएगी. सो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि SMR क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये सेफ है, बढ़िया है, तो इसके ऊपर जाने की बोल रहे हैं. ठीक है ना, तो एज एन ऑल्टरनेटिव सेवरल कंट्रीज आर डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 300 MW. ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये नोट कर लीजिए, विद अ मैक्सिमम capacity of 300 MW. That is what is being done, right? उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर. Now, August is celebrated as Women on in Translation Month. Wit Month, कौन सा मंथ सेलिब्रेट करते हैं? अब ये विट मंथ क्या है? विट मंथ क्या है? वुमेन इन ट्रांसलेशन. वुमेन इन ट्रांसलेशन क्या है? व्हाट इज दिस वुमेन इन ट्रांसलेशन स्टफ? व्हाट इज दिस? तो वुमेन इन ट्रांसलेशन इज, वुमेन इन ट्रांसलेशन एनुअल रिमाइंडर, ईयरली रिमाइंडर. एनुअल मतलब ईयरली रिमाइंडर, ईयरली रिमाइंडर दैट more needs to be done to champion women writing in languages other than English. क्या कह रहे हैं कि रिमाइंड करवाना है कि वुमेन जो है उनको इनकरेज करा जाए एक तरह से टू राइट इन लैंग्वेजेस, राइटिंग इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. तो इसको क्या बोला जाता है? विट मंथ. विट मंथ इज वुमेन इन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मतलब ये आप ऐसे याद कर सकते हो, इंग्लिश से दूसरे में ट्रांसलेट करना, किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन. ठीक है, ईयरली रिमाइंडर दैट मोर नीड्स टू बी डन टू चैंपियन वुमेन राइटिंग इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. ठीक है ना, इनकरेज करना, ऐसा था. विट मंथ सेलिब्रेट किया जाता है कब? इन मंथ एन एनुअल रिमाइंडर. ऑगस्ट इज सेलिब्रेटेड, ऑगस्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये लिख लीजिए, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ठीक है. चाइना गोज 10 months विदाउट इनवॉय इन इंडिया. ठीक है, चाइना हैज मेड नो इंडिकेशंस ऑफ अपॉइंटिंग एन एम्बेसडर टू इंडिया इवन आफ्टर रिकॉर्ड 10-month गैप विदाउट एन इनवॉय इन न्यू दिल्ली. अ डिले डिस्क्राइब बाय ऑब्जर्वर्स एज अनयूजुअल. मतलब ये सही नहीं है. Chinese envoy Sun Weidong took up the post in Beijing as vice foreign minister in October 22. Since then, Chinese President Xi Jinping has made a slew of new ambassadors. तो न्यू अब यहाँ पे हम क्या लिखें? China goes 10 months without envoy in India. China goes 10 months without envoy in India. ठीक है जी. अब इसके अंदर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब लास्ट जो पॉइंट क्या था उसका नाम क्या है. जो लास्ट पॉइंट क्या था, ठीक है, उसका नाम है सुन वी डोंग टुक अप पोस्ट इन चाइना एज वाइस फॉरेन मिनिस्टर in October
2022, तब से लेकर अब तक नहीं है कोई भी इनवॉय टू इन इंडिया चाइना का। ठीक है, राज्यसभा पासिस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी है, हम एक पूरा ही पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर वेरी सून। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री डिफेंड्स PMJ एज CAG ऑडिट एक्सपोजेस मल्टीपल फ्रॉड्स। नाउ व्हाट इज PMJ? PMJ इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो मेडिकल स्कीम है यूनिवर्सल। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मल्टीपल फ्रॉड्स हो रहे हैं विद द सेंटर्स फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टेकिंग फायर ओवर इरेगुलेटरी एक्सपोज्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दिस वीक। हेल्थ मिनिस्टर डिफेंडिंग द scheme on Wednesday, saying that mobile numbers did not play any role in verification of the beneficiaries. The CAG's performance audit report tabled in Lok Sabha on Monday noted multiple cases of the scheme providing treatment to patients who had been declared as dead, as well as for thousands of people using the same Aadhaar or invalid mobile phone numbers. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ डिफेंस नहीं, हम लिखेंगे CAG ऑडिट रिपोर्ट। CAG ऑडिट रिपोर्ट exposes multiple frauds under PMJ। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए PMJ की फुल फॉर्म और PMJ है क्या। ये तो चाहे तुम्हें कोई रात को नींद में पूछ ले, वो भी यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट इज PMJ। PMJ इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है ना, दैट इज PMJ इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम नोट डाउन करी जा रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि डेड, उसमें दिखाया जा रहा है कि डेड, ठीक है, कौन? डेड पेशेंट, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, प्रोवाइडिंग treatments to patients who had been declared dead, as well as for 1000 people using the same Aadhaar number। जो dead का हो रहा है और and thousands of people using same Aadhaar नंबर। ठीक है ना, तो ये इशू आया है, वहां पर डिफेंड कर रहे हैं, बट दिस इज द इशू। इसको पढ़ लेते हैं आर्टिकल को। फॉर इंस्टेंस ऑलमोस्ट 7.5 लाख पीपल इन द स्कीम बेनिफिशरीज डाटाबेस वर लिंक्ड विद अ सिंगल सेल फोन नंबर दिस। ठीक है, इन तमिलनाडु वर अगेंस्ट 7 आधार नंबर्स। इन दिस स्टेटमेंट सेड दैट द स्कीम ओनली यूज मोबाइल नंबर टू रीच आउट टू द बेनिफिशरीज इन केस ऑफ एनी नीड एंड फॉर कलेक्टिंग फीडबैक रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। ABPMJ identifies the beneficiary through Aadhaar identification, wherein the beneficiary undergoes the process of mandatory Aadhaar-based eKYC. The details fetched from Aadhaar database are matched with the source database, and accordingly, the request for Ayushman card is approved or rejected based on the beneficiary details. It explained that treatment to beneficiaries could not be withheld just because they did not carry a valid mobile number or the mobile number had changed. On the use of same mobile number by multiple beneficiaries, the ministry noted that initially it was not a mandatory field during beneficiary verification, and therefore mobile number was not validated in the process. This would not impact either the correctness of the beneficiary verification process। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मल्टीपल। अब यहाँ पे चलो लिख ही लेते हैं, आपको याद हो जाएगा ये। सेम मोबाइल नंबर्स यूज्ड बाय वेरियस बेनिफिशरीज। ठीक है ना, अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट सेज identification happens through Aadhaar, not mobile number. Identification happens through Aadhaar, not mobile number। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये बोला जा रहा है, दोनों साइड की बातें हमें पता होनी चाहिए। Exiled Belarus opposition leader wins Swedish rights prize। Now this is very very important। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे now कौन सा प्राइज जीता है? द अन्ना लिंद प्राइज, द अन्ना लिंद
प्राइज, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्वीडिश राइट, स्वीडन का राइट्स प्राइड है, स्वीडिश राइट्स प्राइज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इनका नाम, ठीक है, एग्जाइल्ड है, एग्जाइल्ड मतलब बंद करा हुआ है इनको, एग्जाइल्ड बेलारूसियन ऑपोजिशन लीडर स्वेतलाना स्वेतलाना Tikhanovskaya on Wednesday won Rights Prize for her tireless fight for democracy. Fight for democracy given to, प्राइज किस लिए दिया जाता है? यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्राइज गिवन टू एनकरेज वुमेन who in assassinated foreign women who in assassinated foreign minister Anna Lind's spirit show courage to work for justice. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। या तो क्वेश्चन बनेगा एना लिंड प्राइज किसको मिला, ठीक है ना, स्वेतलाना टिकानोस्काया, ठीक है। एना लिंड प्राइज न्यूज में था, एक कौन सी कंट्री से डील करता रिलेटेड है? स्वीडिश राइट्स प्राइज। स्वेतलाना को ये प्राइज क्यों मिला? बेलारूस में एग्जाइल्ड है, ऑपोजिशन की लीडर है, डेमोक्रेसी के लिए वहां फाइट करी है इसने, ठीक है। एना लिंड प्राइज किसको मिलता है, किसके एवज में दिया जाता है? असैसिनेटेड मतलब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन वाज असैसिनेटेड, मारा गया था उनको, एना लिंड सर। स्पिरिट शो एनकरेज टू वर्क फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए, इन अगेंस्ट, टू वर्क फॉर जस्टिस, वर्क अगेंस्ट इनजस्टिस, टू वर्क फॉर जस्टिस या वर्क अगेंस्ट इनजस्टिस, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज व्हाट can be the question. An amendment to the new drugs and clinical trial rules recently passed by Government of India aims to stopping the use of animals in research, especially in drug testing. Now this is again important, ठीक है। क्या है? amendment to new drugs, amendment to new drugs and clinical trial rules 2023, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हम बड़ा बड़ा लिख लेंगे, क्या कह रहे हैं? स्टॉपिंग द यूज ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च, स्पेशली इन ड्रग टेस्टिंग, ठीक है ना। ड्रग टेस्टिंग के लिए क्या नहीं यूज करेंगे? एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग नहीं होगी, in use of animals in research, especially in drug testing. The amendment authorizes researchers to instead use non-animal and human relevant methods. ठीक है, क्या कहती है रिसर्च, क्या कहती है? अमेंडमेंट जो चेंज है, अमेंडमेंट authorizes researchers to instead use non-animal and human relevant methods, ठीक है ना। नॉन एनिमल मेथड्स, ह्यूमन रेलेवेंट मेथड्स जो है वो यूज करे जाए। एवरी ड्रग इन द मार्केट गो थ्रू अ लॉन्ग जर्नी ऑफ टेस्ट, ईच डिजाइन टू चेक वेदर इट कैन ट्रीट द डिजीजेस फॉर विच इट वाज क्रिएटेड एंड वेदर इट हैज any unintended harmful effects. For a long time, the first step of this process has to test the candidate molecule in the at least two animal species, rodent, a mouse or a rat, non-rodent such as canines and primates. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं टेस्टिंग होती है एनिमल्स पे, और उनको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट जो है वो लेकर आई है गवर्नमेंट, ठीक है ना। रिसेंटली पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिख लो, रिसेंटली पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
चलिए आगे चलते हैं। फोकसिंग ऑन 13A विदाउट पुलिसिंग पावर्स प्रैक्टिकल रन। अब व्हाट इज 13A? ठीक है ना, 13A को हम महीने में एक बार पढ़ते ही हैं। दीज आर श्रीलंका की 13A अमेंडमेंट। 13A इज द 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट विल गिव मोर पावर टू द तमिल पीपल इन द कंट्री। तो इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 13A क्या है? व्हाट इज 13A? 13A, 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है? ऑल्सो नोन एज 13A। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है? क्या करता है? गिव्स मोर पावर, गिव्स मोर पावर टू द तमिल पीपल इन द कंट्री। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है द तमिल कम्युनिटी इन द कंट्री इज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। 1987 विद द इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट अग्री टू इंक्रीज द पावर ऑफ तमिलियंस इन द कंट्री टू 13A। हाउएवर 13A वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इससे क्या होगा? जहाँ पे तमिलियन रीजन्स हैं वह प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाकर तमिलियंस को ज्यादा पावर दे दी जाएगी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है श्रीलंका की कि चलिए हम पुलिसिंग पावर्स नहीं देते, ठीक है ना, पुलिसिंग पावर्स अभी नहीं देते, बट बाकी सारी पावर्स दे देते हैं। क्योंकि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने इंडिया को विजिट किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुश किया था कि आप हमारे लोगों को पावर्स मतलब उनके राइट्स के बारे में सोचिए। तो शायद इसीलिए ये हो रहा है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे ऑन वेडनेसडे reiterated his offer to Tamils of implementing the 13th amendment without police powers। तो यहाँ पे हम WIN लिख लेते हैं, वाइन न्यूज। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले ये वाइन न्यूज वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका सेज, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका offers to implement the 13th amendment without police powers, step by step approach to devolving powers to the provinces। ठीक है, अंडर द 13th amendment police powers have emerged as the most delicate issue in the transfer of authority to the provincial councils। क्या होगा 13th amendment के अंदर? क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पावर टू प्रोविंशियल काउंसिल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बेसिक ये समझना है 13th अमेंडमेंट जो है वो कौन सी कंट्री से डील करती है? श्रीलंका से डील करती है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? प्रोविंशियल काउंसिल्स बनेंगे जिसके अंदर वहाँ के लोगों को, ठीक है ना, सिन्हलीज है, तमिलियंस है। तमिलियंस वहाँ पे कैसे पहुंचे? ब्रिटिशर्स लेके गए थे अपने साथ टी गार्डन्स में वहाँ पे काम करने के लिए एज लेबरर्स। तो हमारे इंडियन तमिल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, बट उनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं है। वो हमेशा से एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे थे, वो श्रीलंका देगा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम अपनी पावर्स ले लो, ठीक है ना, आप अपना जो जगह है वो अपने हिसाब से चलाइए। बट अभी क्या वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब तुम प्रोविंशियल काउंसिल्स की जो पावर है वो हम तुम्हें दे देते हैं, बट हाँ अभी के लिए हम तुम्हें पुलिसिंग की पावर नहीं देंगे, पुलिस तुम्हारे अंडर नहीं आएगी। विदाउट पुलिस पावर्स हम तुम्हें ये दे देते हैं। और ये ऑफर रखी है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। UK voter data hacked by hostile actors poll body। UK voters could have had their data assessed by hostile actors starting in August 2021, the UK Electoral Commission announced on Tuesday, without naming any suspects. The authorities became aware of breach only in October 2022, by which time hackers had access to electoral registers which contained the names and addresses of those registered to the vote in the UK between 2014 and 2022, as well as names of overseas voters. It is possible that data of Indian citizens could have been breached since some Commonwealth citizens कौन से हैं? Commonwealth किसको बुलाया जाता है? Commonwealth वो nations हैं that were ruled by nations और countries ruled by Britishers। उनको क्या बोला जाता है? Commonwealth। क्योंकि हम भी रूल हुए थे इनके साथ, तो we are also a Commonwealth nation who live in the UK are eligible to vote in local and general elections। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? UK इलेक्टोरल कमीशन
UK Electoral Commission announced UK voters could have had their data assessed by hostile actors, मतलब it was hacked, ठीक है, contained, it was time hackers, data hacked that contained electoral registers which contained names and addresses of those registered to vote, ठीक है. Australia to be testing ground for US missiles. Australia could be testing ground for US hypersonic and other long-range precision weapons under AUKUS Pact. A top Pentagon official said. जो डिफेंस का ऑफिस है USA का, उसको कहते हैं पेंटागन. अब इसको पढ़ लेते हैं. US Secretary of Army Christine Wormuth said Australia's contribution to three-way AUKUS agreement, which includes Britain, doesn't always have to be dollars. The pact was signed in 2021 and is seen as a way of countering China's growth clout in the Asia Pacific. Work under AUKUS has so far focused on supplying Australia with nuclear-powered submarines, a fleet capable of traveling stealthily over vast distances and striking foes at large range. But the pact is increasingly focused on developing advanced capabilities such as long precision firing, AI and hypersonic methods. Mr. Wormuth said Australia could be providing ground for these weapons. ठीक है ना. तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑकस. ऑकस क्या है, इसके नोट्स बनाएंगे हम और फिर हम आगे बढ़कर कुछ और करेंगे. बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑकस. ठीक है. ऑकस इज अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं बिटवीन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए. ठीक है. साइंड इन 2021. ठीक है ना. जो चाइना जो असर्ट कर रहा है इस एरिया में, क्यों बनाया गया अरेंजमेंट. मेजर हाईलाइट ऑफ द अरेंजमेंट इज शेयरिंग. मेजर रीजन और पर्पस क्या है. मेजर रीजन और पर्पस है जी इसका शेयरिंग ऑफ यूएस न्यूक्लियर सबमेरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया. ठीक है ना. ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी सबमेरीन टेक्नोलॉजी शेयर करनी है. न्यूक्लियर सबमेरीन टेक्नोलॉजी शेयर करनी है. किसने. यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ. ठीक है. सबमेरीन क्या होती है. सबमेरीन जो पानी के नीचे तक चली जाती है, पता ही नहीं चलता कि कुछ नीचे घूम भी रहा है. ठीक है ना. न्यूक्लियर ज़्यादा देर तक रह सकते हैं पानी के अंदर, एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो वो शेयर करना है. क्यों. मेजर रीज़न क्यों है ये शेयर करने का. ठीक है ना. अलायंस अगेंस्ट ये ग्रुप अलायंस अगेंस्ट China's assertive actions in South China Sea. ठीक है ना. जो साउथ चाइना सी में, ये किसके अगेंस्ट इन्होंने ग्रुपिंग बनाई है. असर्टिव एक्शन चाइना के अगेंस्ट चाइना. किसके अगेंस्ट है. अगेंस्ट चाइना. ठीक है ना. साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना एक्शन कर रहा है उसके अगेंस्ट ये लोग आए हैं एक साथ. ठीक है जी. अब इसके अंदर अब ये क्या कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो ग्राउंड टेस्टिंग करेगा. किसकी. ऑस्ट्रेलिया टू बी टेस्टिंग यूएस हाइपरसोनिक एंड अदर लॉन्ग रेंज प्रिसिशन वेपन्स अंडर ऑकस पैक्ट. क्या करेगा. ऑस्ट्रेलिया जो है अपने यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया जो है
ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने यहाँ पर यूएस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट करेगा अंडर द ऑकस पैक्ट। ठीक है ना, पहले ऑकस पैक्ट कहाँ तक सीमित था, सबमेरीन टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर अब ये बढ़ गया है, आगे चला गया है। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट इज ऑकस। हमें पता होना चाहिए ऑकस कैसे बना है। ए से ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट में लिख देती हूँ, ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर यूके यूएसए। तो हमें याद करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, यूके और यूएस। ठीक है जी, तो हमें याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू बाय MCQs loggery.in पर अब जून के MCQs जो हैं वो अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स के MCQs हैं ये। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो अहेड एंड बाय। वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, यू कैन बाय दोज ऑल्सो। वीडियो लेक्चर्स के ऊपर आपको ऑफ मिल रहा है, एजुकेरी 50 का कोड लगाइए एंड आपको जो वीडियो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के वो 300 की जगह 250 में पड़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट। एजुकेरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।